जो टेस्ट 9 है 17th बीपीएससी के लिए, उसका ज्योग्राफी वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान और भी रखना होता है कि जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को तो आपको करना ही करना चाहिए, साथ ही साथ जिन टॉपिक या सब टॉपिक से उन चीज़ों को उठाया जा रहा है उन टॉपिक्स को भी आपको थोड़ा जानना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है कि जो सर्पेंटाइल सेल होती है ना, ये किसके रूपांतरण से बनती है। क्या ये फाइलाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है या ग्रेनाइट है। ठीक है, इतना हम लोगों को पता होगा शायद कि तीन तरीके की चट्टानें होती हैं। आग्नेय होता है, ठीक है, और उसके बाद अवसादी होते हैं, और फिर रूपांतरित भी होते हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस बोलते हैं, सेडिमेंट्री बोलते हैं और मेटामॉर्फस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्पेंटाइन जो होता है ना, ये आपको गेब्रो के रूपांतरण से बनता है। और फिर मोरल ऑफ द स्टोरी यही कि और सारे के बारे में भी, जैसे संगमरमर किससे बनता है, राइट, ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। इस कुछ शेप का दिखता है ये सर्पेंटाइन। क्रिस्कोग्राफ से किस चीज को मेजर किया जाता है, तो इससे पेड़ों की वृद्धि को मेजर करते हैं, उसको एक बार आप लोग देखेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो ज्योग्राफी, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉमन डोमेन में आते हैं। संभवतः ये क्वेश्चन उन्हीं में से है। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि क्रिस्कोग्राफ से किस चीज को मेजर करते हैं, तो पेड़ों की वृद्धि को मेजर करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि इसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, पॉइंटर यहाँ पर लगा हुआ है और एंगल वगैरह के द्वारा आप क्या करते हैं इनकी। ठीक है, उसके अगले में देखिए कि रूस में कौन सा घास का मैदान है। ठीक है, स्टेपीज देखिए यहाँ पर आपको एशिया में फैले हुए हैं और रशिया तक ये एक्सटेंडेड है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि रूस में क्या है, तो रूस में आपको फिर आपको स्टेपीज देख। ठीक है, बहरहाल वेल्स भी आपको पता होना चाहिए, प्रेरीज भी पता होना चाहिए और डाउन्स भी पता होना चाहिए। है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि कोई भी क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है ना, तो उसको हमेशा किस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि टीम, दैट पर्टिकुलर टीम डाउन्स अंडर। ठीक है, तो दैट मींस कि डाउन्स कहां पे आपको होता होगा, ऑस्ट्रेलिया में होता होगा। और इसके अतिरिक्त और आपको क्या जानना चाहिए, तो वेल्ड जानना चाहिए। देखिए लोअर अफ्रीका है, और बहुत स्पेसिफिक होकर के बोला जाए तो ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, डाउन्स वगैरह आपको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। और प्रेरीज आपको नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, कनाडा और अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अगले में आते हैं, निम्नलिखित में से कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर लैंड लॉक कंट्री, लाओस, लिविया, चाड और लग्जमबर्ग। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे और खुद से ही आप अपने जो वर्ल्ड मैप है उसके मैप को एक बार इमेजिन करेंगे, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लाओस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि ये आपको दक्षिणी पूर्व एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, कहीं पे भी आप देख रहे होंगे कि ये सी से अटैच नहीं है। बोलीविया और पराग्वे जो है ना, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक है। कहां पर, तो साउथ अमेरिका में। दैट मीन्स ये भी स्थल अवरुद्ध देश है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक लग्जमबर्ग देश दिख रहा होगा, इधर को बेल्जियम है, इधर को आपको जर्मनी है और इधर को फ्रांस है। का मतलब ये भी आपको स्थल अवरुद्ध देश है। और ठीक वैसे ही चाड के बारे में अगर आप देखेंगे अफ्रीका में, तो ये भी स्थल अवरुद्ध देश है। पुनः उस क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो डेट मीन्स 4 के 4 स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध कहने का मतलब कि उनकी से कोई कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है। किस महाद्वीप के पास बेफीन की खाड़ी अवस्थित है, तो बेफीन की खाड़ी अगर एक बार आप देखेंगे, ये आपको कनाडा दिख रहा होगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा होगा। और अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो फिर ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में आप खाड़ी। अगले में देखिए,
अलास्का, कनाडा और उत्तरी यूरोप के निकट लगातार ज्वारों की उच्च श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे जाना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, टाइड एंड कहलाता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतर प्रभाव। अगर ये रीजन होता ना तो फिर या तो ऐसा होता कि पूरे के पूरे पोल्स में आपको बहुत हाई टाइड देखने को मिलता या लो टाइड देखने को मिलता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे प्रदेशों में आपको देखता हो, इसीलिए ये लॉजिक आपको गलत होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में खाड़ियां बनाने वाले महाद्वीपों की अवस्थिति, ये रीजन है जिसके कारण आपको अलास्का, कनाडा और उत्तरी यूरोप में क्या देखने को मिलता है? तो हाई टाइड देखने को मिलता है। अब होता यह है कि कीप नुमा अगर कहीं पर किसी खाड़ी का शेप है और इधर से अगर टाइड का पानी आ रहा है, इधर से टाइड का पानी आ रहा है, लेकिन अब इस पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ। ठीक है, तो धीरे धीरे पानी का संकेंद्रण, पानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट होते जाएगा और एक्यूमुलेट होकर के यहाँ पर एक हाई टाइड बना देगा। ठीक है, दैट मीन्स केवल अगर दो सच है तो दैट मीन्स बी आंसर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अगले में देखिए, महासागर में ज्वार के निर्माण को इनमें से कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? अलाइनमेंट ऑफ अर्थ, सन एंड जैसे ज्वार भाटा और कुछ भी नहीं होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का। किस चीज के ऊपर? तो पानी के ऊपर। और चूंकि लैंड चूंकि रिजिड होता है तो उस चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है ग्रेविटेशनल पुल। हाउएवर पानी जो कि आपको फ्लूइड होता है उसको ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसको क्या उसमें आपको खिंचाव आता है और उसी को हम लोग ज्वार कहते हैं। तो पृथ्वी पर लगता किन किन का है? सूर्य और चंद्रमा का लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लॉजिक सही है। खाड़ियों और ज्वार नद मुखों का आकार, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि अगर कीप नुमा आकृति की कोई खाड़ी है जहां दो तरफ से पानी अगर आ रहा होगा तो फिर वहां पर पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर उच्च ज्वार मिलेगा, तो ये भी सही है। तीसरा, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की सापेक्ष दूरी। ठीक है, अब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की सापेक्ष दूरी किस तरीके से? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये आर का आपको जितना भी वैल्यू कम होगा उतना ही ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा पानी पर और उतना ही उच्च ज्वार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंतर्गत जब आप सूर्य और पृथ्वी के बीच का या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस को इस फॉर्मूले में फिट करेंगे और साथ साथ उनके मासेस को भी फिट करेंगे तो आप देखेंगे कि दो चंद्रमा का वेट नेग्लिजिबल है सूर्य के आपको वेट के मुकाबले। हाउएवर वो ज्यादा नजदीक अवस्थित है और नजदीक अवस्थित होने के कारण चूंकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस फॉर्मूले में आता है तो फोर्स ज्यादा लगता है। अगर एग्जाम में आपसे ये भी पूछे कि चंद्रमा और सूर्य के कारण जो भी ज्वार आते हैं उनके कंट्रीब्यूशन में रेशियो क्या होता है इनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, तो 11:5 ये रेशियो होता है। इसको भी एक बार ध्यान में रखेंगे। तो दैट मीन्स ये भी लॉजिक आपका सही होना चाहिए। महासागर में स्थानीय हवा तथा मौसम का पैटर्न। अब मौसम बदलने से क्या होता है ना कि हवाओं जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा में भी परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून, क्या एक चीज। दूसरा चीज आप लोगों ने कभी गौर किया है कि अगर कोई हवा वगैरह बह रही है तो तालाब का जल भी क्या करता है ना कि उसी दिशा के तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है जिधर के तरफ हवा बह रही है, राइट। तो सिमिलरली यहां पर भी तो होता होगा ना कि जिधर के तरफ हवा बह रही है उसी के साथ साथ जल भी क्या कर जा रहा है? मूव ऑन कर जा रहा है। ठीक है, हवा भले हम लोगों को दिख नहीं रही है जल के ऊपर, लेकिन वो क्या करती है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है आपको पानी के ऊपर और वो चाहता है कि मेरे साथ साथ पानी भी उसी दिशा में मूव ऑन करे। ये भी होता है, तो दैट मीन्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको डी। उसके अगले में देखिए, लिथोस्फेरिक जो भी प्लेटें होती हैं ये बहुत धीमी गति से किसके कारण घूमती हैं? तो ये घूमती हैं पृथ्वी के अंदर मैग्मा की गति के कारण। तो ध्यान देंगे।
उसके अतिरिक्त देखेंगे कि किसको इनमें से अंतर्जात बल गिना जाता है। तो ग्लेशियर्स को नहीं गिनते हैं, समुद्री लहरों को भी नहीं गिनते हैं, हाउएवर भूस्खलन को और डाइस्ट्रॉफिक बल को गिनते हैं। क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और चार। इसके अंतर्गत बहिर्जात बल क्या होते हैं, अंतर्जात बल क्या होते हैं, ये तो इस क्वेश्चन से संबंधित डिस्कशन है, इन चीजों को भी आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिख रखा है कि which of the following evidences supported the continental drift theory। ठीक है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की तट रेखाओं का जिगसॉ फिट। अब देखिए, तो यहां पर देख रहे हैं अफ्रीका यहां पर है, कभी एंशिएंट टाइम में इंडिया भी इसका पार्ट था और साउथ अमेरिका भी इससे लगा हुआ था। तो अभी भी मैप में ना, अगर इस चीज को आप साउथ अमेरिका को धीरे धीरे अगर आप पूर्व के तरफ मूव ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि अफ्रीका में जो खाली जगह है ना, उसमें धीरे धीरे जा करके ये चीजें फिट हो जाएगी। ठीक है, इससे भी वैज्ञानिकों ने इस चीज को कंक्लूड किया कि एक समय पे दोनों चीजें एक साथ जुड़ी होंगी। ठीक है, जिग्सा फिट तो यही होता है ना कि छोटे छोटे बच्चों को जिग्सा दे दिया जाता है एक ही इमेज को तोड़ करके 8-9 टुकड़ों में, और उनको बोला जाता है कि आपको उस चीज को फिर फर्दर अरेंज कर। ठीक है, तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का जिग्सॉ फिट इससे जरूर पता चलता है। इस इमेज में भी देख सकते हैं, आपको देख करके लगेगा ना कि इस खाली हिस्से में अफ्रीका का जो मध्यवर्ती अफ्रीका है उसमें आकर के ये साउथ अमेरिका का ये हिस्सा फिट बैठ जाए। ठीक है, तो ये एक रीजन है। दूसरा, महासागरों के पार समान आयु की चट्टानें और प्लेसरों का जमाव, ये दोनों भी सही है। क्यों? क्योंकि जब एक बार टूटा होगा, पेंजिया पेंथालासा की कहानी आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, और जब आपको एक ही बृहत्तम महाद्वीप रहा होगा जो टूटा होगा विभिन्न महाद्वीपों में, तो फिर क्या हुआ होगा कि अब यहाँ पे भी उसी तरीके की चट्टानें, उसी तरीके का प्लेशर, और इधर को भी उसी तरीके की चट्टानें। तो अगर यहाँ पर भी उसी तरीके की चट्टानें पाई जा रही हैं जो इस तट पर पाई जा रही हैं, दैट मीन्स कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर वही चट्टानें पाई जा रही हैं जो अमेरिका के पूर्वी तट पर, तो इससे भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई एक कालखंड रहा होगा जब ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े होंगे। राइट, तो फिर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कितने विकल्प सही हैं? तो तीनों के तीनों विकल्प सही है। हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है सो कि बड़े टफ बनाए जाते हैं। टफ नहीं है, आज के इस टेस्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको रेफरेंस भी देने वाले हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी से ही आते हैं, और अगर एनसीईआरटी को आप लोग ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम कभी भी नहीं रुके। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि बसदी क्या है, क्या ये जैन मोनेस्ट्रीज है, बौद्ध है, ईसाई है, या सनातन आश्रमों को कहा जाता है बस। यहाँ देखिए एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, विशेषकर 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए जिनको बसदी कहा जाता था। ठीक है, तो दैट मीन्स जो बसदीज होते होंगे ये क्या होते होंगे? तो ये जैन मठ होते। यूपीएससी ने पूछ रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन दैट दिस क्वेश्चन इज क्वाइट एसेंशियल एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन। ठीक है, 32 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स अज्यूम द टाइटल ऑफ एक राट, क्या ये अशोक था, अजात शत्रु था, वशु था, या महापद्म नंद था। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली देखिए क्या लिख रखा है, शिशु नागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ, ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक थे, इन्हीं के डर से अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से भी मना कर दिया, और उनका कहना था कि आरंभ में ही अगर हमको ऐसे ऐसे राजा मिल रहे हैं तो आगे जाकर के सुने हैं कि कोई मगध डायनेस्टी है वो और भी ब्रेव लोग हैं, तो आगे जाने से उन्होंने मना कर दिया। अब इसी में लिख रखा है कि महापद नंद जो थे ने अपने को एक राट कहा, तो दैट मीन्स उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? महापद नंद। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन हुए। ठीक है,
शक लोग तो बाहर से आए थे। शुंग आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश तक ही ये लोग कॉन्फाइंड थे, ठीक है, मध्य प्रदेश विदिशा वगैरह तक इनका शासन फैला हुआ था। तो मध्य भारत पे तो ये चीज एप्लीकेबल है, लेकिन दक्कन का क्या, दक्कन में इन लोगों का शासन नहीं चलता था। वहां पर किन लोगों ने रूल किया है मध्य भारत और दक्कन में, तो सातवाहनों ने किया है। इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सूक्ष्मता से पढ़ना होता है। इसमें न सिर्फ मध्य भारत की चर्चा की गई है, बल्कि साथ में दक्कन की भी चर्चा की गई है। ताटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्रों के निर्माण का बड़ा केंद्र था। तो इसके बारे में भी देखिए एनसीईआरटी में एक जगह पर क्या लिख रखा है कि कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और वस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में भी प्रगति हुई। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्रों के निर्माण का बड़ा केंद्र था। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, मथुरा में आपको साटक नामक कपड़े मिलते। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक है जिसमें लगभग 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, 60 विविध प्रकार के शिल्पों का संबंध। वेदर इट्स मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो आप लोगों को पता ही है कि मिनांडर नाम के एक राजा थे। नागसेन के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बौद्ध धर्म के करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किताब दी गई है। तो क्या ये है, या इंडिका है, इंडिका मेगास्थनीज की लिखी हुई है, या अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य का लिखा हुआ है, अथवा ये बौद्धिस्ट टेक्स्ट दीर्घ निकाय है। एनसीईआरटी में देखिए क्या लिख रखा है, मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हों में 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं जो 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा पुरानी वाली एनसीईआरटी में। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, मिलिंद पन्हो। ठीक है, शायद आप लोगों में से कोई गेस अगर गलत थोड़ा सोचेंगे तो अर्थशास्त्र के। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न है, किससे हैं, कोई बौद्ध भिक्षुक है, नागसेन। ठीक है, अगर एग्जाम में ये पूछे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कौन सी किताब लिखी हुई है, तो वो भी मिलिंद पन्हो ही। मतलब ये होता है मिलिंद के प्रश्न, प्रश्न होंगे तो कोई व्यक्ति उनका जवाब। किस पुस्तक में भारत की वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं का विस्तार से वर्णन मिलता है, तुझके जहांगीरी, वायुनामा, अब्बास सरबानी और बाबरनामा। जानबूझ करके हम लोगों ने, आप देखते हैं कि आप कितना इलिमिनेट कर पाते हैं, ये किसी किताब का नाम नहीं है। अब्बास सरबानी जो है ना, ये हिस्टोरियन का नाम, यहां से भी आप इलिमिनेट कर सकते। और ऐसे ही बहुत सारे मौके आपको बीपीएससी भी देता है। ठीक है, एग्जाम केवल पढ़ने से ही नहीं निकलता है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करने भी चीजों को आता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और एलिमिनेट करने की एब्सोल्यूट टेक्निक अगर आपके पास है तो फिर आपको कहीं ना कहीं समस्या हो। एलिमिनेट कैसे करना होता है इसके बारे में लास्ट क्लास में ही क्लास में बात कर रहे थे। ठीक है? देखते हैं एनसीईआरटी में, देखिए तुझके बाबरी की चर्चा की गई है, जो खुद इसको बाबरनामा भी कहा जाता है, ये बाबर की आत्मकथा है। और अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि उसने भारत की वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं का वर्णन विस्तार से किया है। तुझके बाबरी आत्मकथा बाबर की, और उसने मेंशन किया है। अगले में देखिए, निम्नलिखित में से कितने शासकों ने छापामार लड़ाई की युद्ध को अपनाया है। ठीक है, छापामार युद्ध नीति क्या होता है, तो ये होता है कोई आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड जगहों पे बैठ के आमने सामने आपको नहीं लड़ना है। जैसा तान्हाजी मूवी में आप लोगों को दिखाया गया है कि वेट करते हैं, जो वीर मराठे होते हैं ना, वो मुगलों के एंटर करने का इंतजार करते हैं, और जो भी स्ट्रेटजिक लोकेशन है पहाड़ के ऊपर चढ़ के वो वेट कर रहे हैं कि तुम सकरी घाटी से गुजरो, आपको और मारे। इनमें से किन लोगों ने किया हुआ है, देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है। राणा प्रताप ने, राणा प्रताप कहने का मतलब कि आदरणीय महाराणा प्रताप ने छिटपुट तौर पर छापामार लड़ाई की पद्धति अपनाई। से बाद में दक्कन के सेनापति मलिक अंबर और शिवाजी महाराज ने भी निखार दिया। तो ये तीन तो नाम होंगे ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार में भी आप देखेंगे ना, तो जो बिहार के गौरव बाबू कुंवर सिंह साहेब हैं और इनके भाई जो अमर सिंह हैं, इन्होंने भी आपको क्या किया था, छापामार युद्ध नहीं अपनाया था। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई इनको गुप्त सूचना मिली कि वहां पर अंग्रेज जो है सो की उनकी कम संख्या है, वहां पर अचानक से सडन आपने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो फिर इनमें से कितनों ने अपनाया, तो सभी चार ने अपनाया।
किसने चावंड में एक नई राजधानी बसाई? तो इसका भी आंसर देखिए एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है। महाराणा प्रताप ने अपने कई प्रदेशों पर फिर से कब्जा कर लिया। किनके साथ ये लड़ते थे? अकबर के साथ लड़ते थे। इसी दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावंड में एक नई राजधानी बसाई है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। उसके अगले में आइए, देखिए क्या लिख रखा है। शाहजहां के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? अब जो मुगल शहजादे होते थे वो यूजली किसके अगेंस्ट विद्रोह करते थे? शाह के अगेंस्ट करते थे, ठीक है। शाहजहां ने किसके अगेंस्ट किया होगा फिर? तो जहांगीर के अगेंस्ट किया होगा। बाबर के अगेंस्ट तो नहीं करेगा ना, ठीक है ना, बिकॉज दोनों का टाइमलाइन ही मैच नहीं हो। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली देखिए क्या लिख रखा है कि शाहजहां का जो विद्रोह था उसका तात्कालिक कारण था शाहजहां का कंधार जाने से इनकार करना, ठीक है, जबकि कंधार पर ईरानियों ने आक्रमण कर दिया था। अब जहांगीर चाहता था कि उसका एक बेटा जाकर के इन सारी चीजों को टैकल करे, और वहीं शाहजहां को ऐसा लगने लगा कि ये पिताजी जो है ना मेरे ही अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं और हमको यहाँ से राजधानी से दूर भेजना चाहते हैं, राइट। इसका आंसर भी उन्हें देखा। कौन से विदेशी यात्री ने बोला है भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं है? ये भी देखिए एक जगह पे एनसीईआरटी में दे रखा है। इस विषय पर काफी बहस होती रही है कि मध्यकाल में भारत में कोई मध्य वर्ग था ही नहीं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर का कहना है कि भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं था। दैट मीन्स इसका सही आंसर क्या होगा? बर्नियर ने बोला है कि इंडिया में कोई सा भी मध्यम वर्ग एग्जिस्ट नहीं था। देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास इन, आपको मध्यम वर्ग था, ये एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अगले में देखिए साइमन कमीशन कुल कितने सदस्यीय आयोग था? तो पता ही हम लोगों को कि 7 सदस्यीय था, ठीक है। इसका विरोध इंडिया में क्यों होता था? 1927 में बना था, आते आते 1928 का कालखंड आ जाता है। विरोध ही इसलिए होता था क्योंकि भारत के लिए संवैधानिक सुधार इनको बताना था, और सारे के सारे लोग कौन थे? अंग्रेज, क्या। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को सर पे लाठी वगैरह लगी, कारण थी, और इसी का बदला निकाला है भगत सिंह और क्रांतिकारियों ने सॉन्डर्स की हत्या करके, राइट। तो इसमें टोटल कितने लोग थे? 7 लोग। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? ठीक है, इटली तो आप लोगों को पता ही होगा, इटली डिक्लेरेशन, तो इसका मतलब आजादी के समय कौन सा व्यक्ति था? तो वो एटली था। विश्व युद्ध के समय चैम्बरलेन था, और आगे जाकर के चर्चिल हुआ, क्या। और चर्चिल कोई भारत को आजाद करने के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं था, राइट। चर्चिल का एक स्टेटमेंट भी है कि हमको इसलिए नहीं प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है कि हम भारत को आजाद कर सकें, ठीक है। और इवन उस समय का अटलांटिक चार्टर जो था, जो अमेरिका के दबाव में लाया गया था, को लेकर के भी इस आदमी ने स्टेटमेंट दिया कि जो अटलांटिक चार्टर है वो इंडिया पे अप्लाई नहीं होता, ये हमारा उपनिवेश है और रहेगा, ठीक है। तो अगर द्वितीय विश्व युद्ध के कालखंड में ये है चैम्बरलिन और उनको फॉलो करता हुआ चर्चिल, तो 1932 में तो नहीं हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, राइट। तो एटली निकल गया, चर्चिल निकल गया, चैम्बरलिन निकल गए, तो आर मैग्नम बने, ठीक है। बचे तो फिर इसी को हम लोग ऑप्ट करेंगे। बहुत बार इलिमिनेशन की टेक्निक से हाँ बहुत सटीक आंसर तक पहुंच, कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चंस को अगर आप सटीकता से उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे ना, तो 8 या 7 तो आपके जरूर, दैट मीन्स कि आप घर में कुछ मार्क्स लेके जाए। किसके हस्ताक्षर के लिए संविधान की मूल प्रति को विशेष विमान से पटना लाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण। अब हमको अगर नहीं भी चीजें पता होंगी ना, हम लॉजिक लगाने का प्रयास करेंगे कि क्यों, अगर सारी चीजें दिल्ली में संविधान सभा के अगर सत्र आए, क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि विशेष विमान से पटना लाया जाएगा, ठीक है। तो पटना लाया गया, इसका मतलब वो आदमी बिहारी थे और ये चारों लोग बिहार की पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर दिल्ली में हो रहा और पटना लाया जा रहा है, तो इसका मतलब कोई आदमी हो सकता है कि शारीरिक रूप से असक्षम हो, अस्वस्थ हो, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, बड़े बूढ़े सबकी, तो या तो अस्वस्थता कारण हो सकता है या तो कारण हो सकता है, राइट। तो एक चीज आप लोगों ने गौर किया हुआ है कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का पहला अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1940 को।
11 दिसंबर को क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। और 2 दिन उसी में जोड़ लीजिए तो 13 दिसंबर को क्या था कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू साहब आपको उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्यों बनाया गया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, तो जो ज्यादा बुजुर्ग तबीयत वगैरह खराब होने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। हालांकि बहुत लोग योग वगैरह के द्वारा लंबी उम्र भी बहुत स्वस्थ रह जाते हैं। हाउएवर अगर इस कॉमन लॉजिक को अगर आप लोग थोड़ा इधर उधर, सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर होगा। और या तो आपने पढ़ा हुआ हो, इनके जन्मदिन के दिन लेख वगैरह छपते हैं अखबार में, के द्वारा भी आपको चीजें पता चल सकती हैं। या तो एक तरीका वो है और एक्चुअली में वही ज्यादा सही तरीका है। लेकिन अगर हमको नहीं आता है और बीच मझधार में क्लियर नहीं हो रहा है, तो कैसे हम स्मार्टली हाथ पांव मार करके बाहर निकल सकते हैं। ये सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ठीक है। शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले थे, ठीक है, ये पता ही होगा आप लोगों को। कौन सा यूरोपीय शाहजहां के साथ लाहौर और कश्मीर गया था? ये भी बर्नियर था जो कि आपको लाहौर और कश्मीर गया था। किसने यूनानियों के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया? क्या ये अलेक्जेंडर है, हेरोडोटस है जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, डेरियस है, दरह वहू, या इसका बेटा जर्सीज है? आप लोगों में से किन्हीं ने 300 मूवी देखी होगी। 300 मूवी में आप देखेंगे कि यूनानियों को जब नहीं झुका पाते हैं स्पार्टा वगैरह को, तो उस मूवी में एक डायलॉग है कि वो यूनानियों के प्रोस्पेक्टिव से वो कहानी कही गई है, कहानी को नरेट किया गया है। तो उसमें वहां का एक ब्रेव व्यक्ति ये बोलता है ना कि जब हमको ये लोग नहीं हरा पाए ना, तो इन लोगों ने दूर देश से लाए हुए हम पे राक्षस छोड़। राक्षस क्या थे? काले हाथी थे। हाथी जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, चूंकि हाथियों के लिए वो नेचुरल हैबिटाट नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, आपको लगेंगे कि इतनी बड़ी जीव तो राक्षस ही हो सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स, अच्छा 300 मूवी में किस राजा की कहानी दिखाई गई है? डेरियस की कहानी दिखाई गई है, ठीक। पार्डन में, डेरियस के बेटे जर्सीस की कहानी दिखाई गई है, ठीक है। तो दैट मीन्स अपनी सेना में हाथियों को या भारतीयों को भी बड़े पैमाने पर शामिल किया होगा, जर्सीस ने किया है। 300 मूवी भी और साथ में ये स्टेटमेंट भी देखिए, एनसीईआरटी में ही लिखा है। भारतीय प्रजा को ईरानी फौज में भी भर्ती किया जाने लगा। दारे वहू के उत्तराधिकारी जर्सीज ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल। उसके अगले में देखिए, अम्भी कहाँ का शासक था? तो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब सिकंदर आया है ना, तो उसको 2 शासक उसको मिले हैं। पहला तक्षशिला का राजा अम्भी था और दूसरा पोरस था जिसका राज्य झेलम और चिनाब के बीच था, ठीक है। दैट मीन्स ये तक्षशिला का शासक, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किस सदी में हुआ है? क्या ईसा पूर्व दूसरी है, ईसा पूर्व पांचवी है, ईसा पूर्व तीसरी है, ईसा पूर्व, ठीक है। ये टेबल तो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, इससे ऑलमोस्ट हर साल बीपीएससी क्वेश्चन देता है। तीसरा आप देखेंगे तो 250 बीसी की कहानी है। अशोक रूल करते थे या पेट्रोनाइज किया है इस बुद्धिस्ट काउंसिल को, ठीक है। मोगली पुत्र किसने क्या किया है? इस काउंसिल के वो प्रेसिडेंट थे। कहां पर हुआ है? तो पाटलिपुत्रा में हुआ है। और अभिधम्म पीटक वॉज कंपोज्ड, और अभिधम्म पीटक और कुछ भी नहीं है, जो भी बुद्धिज्म का बेसिक डॉक्ट्रीन है वो है, ठीक है। तो अभिधम्म पीटक, धम्म मतलब धर्म, उनके धर्म में क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, बीइंग एन बुद्धिस्ट मॉन्क आपको कैसे रहना है, क्या आपका आचार विचार होना चाहिए, सारी चीजों को बताया गया है, ठीक है। तो 250 बीसी की अगर कहानी होगी तो दैट मीन्स कि ये 3rd आपको सेंचुरी होगा ईसा पूर्व। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कलिंग युद्ध से आहत होकर के उसने कलिंग राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया और साथ ही उसने अपनी विशाल सेना को विघटित कर दिया। अब चूंकि कलिंग युद्ध के में क्या हुआ कि कलिंग जो कि अभी के उड़ीसा में है या उत्कल प्रदेश में है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में क्या किया गया कि आपको वहां के पुरुषों को मार डाला गया।
और ऐसी किंवदंती है कि उसके बाद महिलाएं लड़ने के लिए आ गई और अशोक के सामने खड़ी हो गई कि भैया आप तो लड़ने को कोई नहीं बचा है, हम महिलाएं ही बची हैं, आकर के हम का आप मर्डर कर दो। उस दिन अशोक को लगा कि नहीं, इतने हम नहीं गिर सकते, महिलाओं की नृशंस हत्या करें, उनके साथ नरसंहार करें। उस व्यक्ति ने क्या किया, हथियार डाल दिया। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको लगेगा कि जो आदमी दुखी हो जाएगा वो तो क्या बोलेगा कि ठीक है तुम्हारा राजपाट हम तुम कर देते हैं। और चूंकि इन्होंने क्या किया, भेरी घोष की जगह आपको धम्म घोष को अपनाया, कहने का मतलब युद्ध की जगह शांति की। तो हो सकता है कि जो आदमी शांति से रहना चाहता है उसको सेना की क्या जरूरत है। हाउएवर हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी में लिख रखा है कि उसने हर हाल में शांति के लिए शांति की नीति नहीं ग्रहण की, बल्कि वो व्यवहारिक नीति पर चला। एग्जाम्पल, उसने कलिंग को अपने कब्जे में रखा और इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि उसने विशाल सेना को विघटित कर दिया। तो दैट मीन्स दोनों में से ना कोई सा भी फैक्ट आपके लिए सही नहीं है। सत्य कथन क्या है, तो उपरोक्त में से कोई। ठीक है। मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श में क्या समानताएं हैं, तो ये औरंगजेब के बेटे हैं और इसी में से एक बंदा क्या होता है कि बहादुर शाह के नाम से अगला राजा बनता है। ठीक है। सुंग वंश का स्थापना वर्ष कौन सा है, पुष्यमित्र आप लोगों को पता ही है, बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, 185 ईसा पूर्व। भारत में पगड़ी, कुर्ती, पजामा और भारी लंबे कोट का प्रचलन किस किया। उसके पहले लोग क्या करते थे, नहीं पहनते थे। लेकिन ये जो आपको के सामने लिख रहे हैं, इनको इंडिया में ले आने वाले थे तो शक और कुशाण लोग थे। ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, शकों और कुशानों ने पगड़ी, कुर्ती, पजामा और भारी लंबे कोट चलाए। ठीक है। चलाए मतलब रेलगाड़ी कोई नहीं है जिसको चलाना है, कहने का मतलब उनको प्रचलित। उसके अगले में देखिए, इनमें से कौन सा एक विद्रोह बिहार से संबंधित था, तो अहोम आप लोगों को बता ही रखे हैं कि ये आपको संबंधित है किससे, आसाम से। ठीक है। रामोसी और रंपा आपको वेस्टर्न घाट के आसपास से है। 1831-32 का जो पुल था वो आपको छोटा नागपुर और बिहार से संबंधित था, चूंकि उस नागपुर है, 2000 के बाद विभाजन हुआ है ना, राइट। तो दैट मीन्स कोल आंदोलन इसका सही आंसर हो। 1831-1832 में ये हो। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय साहब का पूरा नाम तो राम मोहन राय था ना, राजा की तो उपाधि दी। अब खेतड़ी के महाराज की चर्चा की जाए तो इन्होंने नरेंद्र नाथ को क्या कहा है, स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी। ये आंसर। और केसी सेन तो इनके बहुत आगे जाकर के इनके ब्रह्म समाज को ही फॉलो करता है इन्होंने, तो ये व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। ठीक है। कोई एक फॉलोअर किसी अपने जिस कल्ट को, जिस सेक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसी में अपने से ज्यादा सुपीरियर आदमी को कैसे उनका नामकरण, ये नाम किया गया है अकबर दो के द्वारा। कौन इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र से संबंधित था, तो ये केसी सेन साहेब का समाचार पत्र। ठीक है। उसके अगले में देखिए कि यंग जो बंगाल आंदोलन है के प्रणेता हेनरी डिजेरियो मूलतया किस देश के थे, तो ये पुर्तगाली थे। ठीक है। बंगाल में राष्ट्रवाद को लेकर के की जो चेतना वहां के युवाओं में भरी है, उस मूवमेंट को कहा जाता है यंग बंगाल आंदोलन। तो राजा राम मोहन राय साहब ने भी किया है। इसके प्रणेता कौन थे, एक कवि थे हेनरी डिजे, और बेसिकली ये कहाँ के थे, तो ये निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे, तो रिनेंसा लाने में यूरोप में इनका बड़ा महत्वपूर्ण था। जो बाइबल वगैरह है उसकी मानवतावादी व्याख्याएं इन्होंने की कर रखी हैं। भारत में भी जो भी आदमी रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करेगा उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, भारत का मार्टिन कह सकते हैं। और ये टाइटल दिया जाता है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किनका है, तो ये बी आर अम्बेडकर साहेब का है। और आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर का जो
नाम है अम्बेडकर का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके अगले में देखिए, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो ये सिखों से संबंधित एक धर्म सुधार आंदोलन था जिसकी शुरुआत की गई है बाबा दयाल दास के द्वारा। उसके अगले में देखिए, अकाली आंदोलन, ये भी सिखों से संबंधित ही ये था, ठीक है। तो जानबूझ करके आपको कंफ्यूज करने के लिए देखेंगे कि देवी काली से संबंधित एक यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, ये नहीं है। क्रांतिकारी गतिविधियों वाले भी, चूंकि सिखों ने क्या किया है कि सैन फ्रांसिस्को वगैरह में गदर आंदोलन वगैरह को संचालित किया है, तो आपको लग सकता है कि ये है, लेकिन उसका नहीं है। सिखों का है तो ये उपनिषदों की व्याख्या, हालांकि सिख धर्म भी क्या हुआ है, हिंदू धर्म से निकला है। हर के हिंदुओं ने ही जो अपने बड़े बेटे हैं उस सिख बनाए हैं, और सिख शब्द निकला है शिष्य शब्द से। और फिर भी तो उससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं बहुत कुछ लेना देना नहीं होगा। हर धर्म में समय के साथ आपको कुरीतियां आ जाती हैं। गुरुद्वारों में महंतों द्वारा कब्जा कर लिया गया था सारा, ये वहाँ जितना चढ़ावा चढ़ता था ये ऐशो आराम वाली जिंदगी थे। इसी के खिलाफ अकाली आंदोलन चला, तो डेट मीन्स गुरुद्वारों में महंतों द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों को रोकने वाला ये था। अहरार आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है? तो हकीम अजमल खान साहब हैं। ये राष्ट्रवादी एक आंदोलन था मुसलमानों का, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी, हालांकि आरंभ में ये आदमी भी उतना कट्टर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कट्टर हो गया, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं हो सकते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कौन है ना, ये इसका सही आंसर तो नहीं है, सही आंसर हकीम अजमल खान है। आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कौन है। और पाकिस्तान के अभी के कॉन्टेक्स्ट में ना, इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो थोड़ा परेशान वगैरह किया, राइट। इनके बारे में आप हमको कमेंट में बताइए कि ये मिर्जा गुलाम। 1829 के अधिनियम की किस धारा द्वारा सती प्रथा पर रोक लगी? अभी तक आपसे यही पूछा जाता है कि 1800 का एक्ट सती सिस्टम पर रोक लगाया गया है। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। सती प्रथा से संबंधित कौन है? तो राजा राम मोहन राय साहब है। हाउएवर कौन सी उसकी एग्जैक्ट धारा थी? तो धारा 17 है जिसका इस प्रथा पर रोक है। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी कहां से हुई है? तो बाबर का मकबरा नहीं हो सकता, ये तो भारत के बाहर इसको किया गया है। दिल्ली में ही आदमी दिल्ली में आंदोलन का संचालन कर रहा था, तो इसमें कौन सा आपको दिल्ली में है? हुमायूं का मकबरा है। वहीं पे जीनत महल इनकी एक वाइफ वगैरह थी, ने क्या किया है, क्या कि आदमी छुपा हुआ है, ठीक है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपको क्रिस्टोफर दास पाल किस क्षेत्र से संबंधित थे? लास्ट क्वेश्चन का, क्या ये पॉल्यूशन से संबंधित थे, क्रांतिकारी थे, या पत्रकार थे, या बिहार के बड़े जमींदार थे, अथवा ब्रिटिश समर्थित पूंजीपति थे? क्रिस्टोफर नाम देखिए आपको अंग्रेजों जैसा लगेगा, तो आपको लगेगा कि हो सकता है ये ब्रिटिश। हाउएवर जैसे भारत में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय साहब, ठीक वैसे ही पत्रकारिता के युवराज कहे जाते हैं क्रिस्टोफर दास। दैट मीन्स व्यक्ति किस क्षेत्र के, ये आपको पत्रकारिता से संबंधित है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, आगे हम